जोहार झारखंड। आज 23 सितंबर 2020। मैं प्रताप कुमार झा, पीजीटी +2 स्कूल सारवां से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हिस्ट्री वन लाइनर के रूप में टू द पॉइंट एंशिएंट हिस्ट्री का मैं लेक्चर दे रहा हूं। जो सभी प्रकार के विद्यार्थी जो इंटरमीडिएट के जैत के परीक्षार्थी हैं या बिहार बोर्ड के इंटर के परीक्षार्थी हैं या तो भी प्रतियोगी परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, उन सभी तो समान रूप से उपयोगी मैं जनरल स्टडीज़ का पेपर में हिस्ट्री का मटेरियल आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। समुन्नत खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था मध्य गंगा के मैदानों की जलोढ़ मिट्टी पर सबसे पहले फैलती हुई दिखाई देती है। यह नोट्स मैंने जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन लॉकडाउन के समय में बनाया था, जिसमें आप देख रहे हैं कि 7 मई 2020 का ये नोट्स है और लॉकडाउन का 44वां दिन था। लॉकडाउन 3 चल रहा था उसमें। राजा की पद की प्रतिष्ठा सबसे ऊपर थी और उसके जान माल की रक्षा का विशिष्ट प्रबंध रहता था। राजा प्रथमतः युद्ध नेता होता था जो अपने राज्य के लिए विजय प्राप्त करता जाता था। बिंबिसार और अजातशत्रु इसके उदाहरण हैं। उच्च कोटि के अधिकारी महापात्र कहलाते थे। वे कई तरह के कार्य करते थे, जैसे मंत्री, सेनानायक, न्यायाधिकारी, महालेखाकार और अंतपुर प्रधानताकार। आयुक्त नाम से विदित अधिकारियों का वर्ग भी कुछ राज्यों में इसी तरह का कार्य करता था। प्रशासन में मंत्रियों की भूमिका बड़े महत्व की थी। मगध का वर्षतार और कौशल का दृढ़चारायण सफल और प्रभावशाली मंत्री हुए। वर्षतार ने वैशाली के लिच्छवियों के बीच फूट का बीज बोकर लिच्छवी गणराज्य का अजातशत्रु का प्रभुत्व जमाया। सामान्यतः वे राजा के अपने गोत्र के लोगों से नहीं लिए जाते थे। कौशल और मगध दोनों में चांदी की आहत मुद्रा के प्रचलन के बावजूद प्रभावशाली ब्राह्मणों और सेठियों को पारितोषिक के तौर पर राजस्व वाले दान दिए जाते थे। ऐसे दान में दानग्राही तो केवल राजस्व वसूलने का हक दिया जाता था, शासन करने का नहीं। मौर्य पूर्व काल में ग्रामिणी भी अपनी रूप बदलकर गांव का मुखिया हो गया। गांव का मुखिया विभिन्न नामों से पुकारा जाता था, जैसे ग्राम भोजक, ग्रामणी या ग्रामित। ग्रामणी पदनाम श्रीलंका में आज भी चलता है। ग्राम प्रधान का बड़ा महत्व था और उसका राजा के साथ सीधा संबंध रहता था। वह ग्रामवासियों पर कर निर्धारित करता था और वसूलता भी था। वह अपने इलाके में शांति सुव्यवस्था भी बनाए रखता था। भारी संख्या में हाथी रहने से ही मगध के राजा अधिक शक्तिशाली माने जाते थे। वैदिक काल में कबीलों के लोग अपने अपने सरदार को स्वेच्छापूर्वक बलि अर्पित करते थे, पर बुद्ध के युद्ध में आकर वह किसानों द्वारा अनिवार्य रूप से देय हो गई और उसकी वसूली के लिए अधिकारी
नियुक्त हुए जो बलि साधत कहलाते थे। शिल्पियों तो महीने में एक दिन राजा के लिए ताम तरना पड़ता था और व्यापारियों से उनके माल की बिक्री पर चुंदी वसूली जाती थी। चुंदी वसूलने वाले अधिकारी शोल्थित या शुल्काध्यक्ष कहलाता था। कबीले का स्थान वर्ण मूलत और जाति मूलत समुदाय ने लिया, इसलिए धर्मशास्त्रकारों ने जातीय नियमों और तुलाचारों को समुचित महत्व दिया। परिषद नाम की एक छोटी सी समिति बनी जिसमें केवल ब्राह्मण ही सदस्य होते थे। सभाएं शाक्यों, लिच्छवियों, गणतांत्रिक राज्यों में चालू रही। सिंधु घाटी में पाए गए गणराज्य वैदिक कबीलों के अवशेष रहे होंगे। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग कबायली समानता के पुराने आदर्शों से प्रेरित रहे होंगे, जिनमें केवल राजा को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। गणराज्यों में वास्तविक सत्ता कबायली अल्पतंत्रों, सीमित लोगों के संगठनों के हाथ में होती थी। शाक्यों और लिच्छवियों के गणराज्य में शासक वर्ग एक ही गोत्र और एक ही वर्ण का होता था। वैशाली के लिच्छवियों के सभागार में 7,707 राजा या प्रतिनिधि बैठते थे, लेकिन ब्राह्मण इसमें शामिल नहीं थे। मौर्योत्तर काल में मालवों और शूद्रों के गणराज्य में क्षत्रियों और ब्राह्मणों तक ही नागरिकता सीमित थी। दासों और मजदूरों तो इससे बाहर रखा गया था। पंजाब में ब्यास नदी के तटवर्ती एक राज्य में ऐसे ही लोग सदस्य हो सकते थे जो राज्य को कम से कम एक हाथी दे सके। शाक्यों और लिच्छवियों के प्रशासन तंत्र सरल था। इसमें राजा, उपराजा, सेनापति और भारादिरी के जिसे राज्य कोषाध्यक्ष होते थे, भाराधारित यानी राज्य कोषाध्यक्ष होते थे। भारत में गणतंत्र की परंपरा की प्राचीनता बुद्ध के युद्ध तक पाते हैं। गणतंत्र का संचालन अल्पतांत्रिक सभाएं करती थी। प्राचीन बौद्ध पाली ग्रंथ दीघ निकाय में बताया गया कि पुरातन काल में मनुष्य सुख से रहते थे। धीरे धीरे वे धनवान होते गए और घर बनाकर अपनी स्त्रियों के साथ रहने लगे। तब से धन और स्त्री को लेकर आपस में झगड़े होने लगे। ऐसे झगड़ों को दूर करने के लिए उन्होंने एक व्यक्ति तो अपना प्रमुख चुन लिया ताकि वह सत्य की व्यवस्था, शांति की व्यवस्था करे और लोगों की रक्षा करे। इस रक्षा के प्रतिफल में उन्होंने अपने प्रमुख को अपने धान्य में से तुच्छ देते रहने की प्रतिज्ञा की। वही प्रमुख राजा कहलाने लगा और इसी प्रकार राज्य का जन्म हुआ। भारतीय विधि और न्याय व्यवस्था का उद्भव इसी काल में हुआ। कबायली समुदाय स्पष्टतः 4 वर्णों में बंट गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अतः धर्मसूत्रों में हर वर्ण के लिए अपने अपने कर्तव्य तय कर दिए गए और वर्ण भेद के आधार पर ही व्यवहार विधि, सिविल लॉ और दंड विधि, क्रिमिनल लॉ बनी। जो वर्ण जितना ऊंचा था वह उतना ही पवित्र माना गया और व्यवहार एवं दंड विधि में उससे उतना ही उच्च कोटि के नैतिक आचरण की अपेक्षा की गई। शूद्रों पर हर प्रकार की अपात्रता लाद दी गई। वे धार्मिक और कानूनी अधिकारों से वंचित किए गए, समाज में सबसे निचले दर्जे पर रखे गए।
उन्हें उपनयन संस्कार से वंचित किया गया। जैन और बौद्ध संप्रदाय ने भी शूद्रों की स्थिति नहीं सुधरी, अतः नए बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति भले ही दे दी गई, पर उनके सामान्य स्थान नीचे ही रह गया। थैंक यू।